नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं आपकी सिमरन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे राजनांदगांव, भाजपा की नामांकन रैली में हुए शामिल। ऑनलाइन सट्टा मामले में ईडी ने नगर निगम में सफाई के ठेकेदार दीपक सावलानी के ठिकानों में छापेमारी की। 15 लाख की ठगी मामले में भाजपा युवा मोर्चा के नेता राहुल परिहार हुआ गिरफ्तार। भिलाई 3 सिरसा गेट में 18 को अमित जोगी का होगा आगमन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिला की 4 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज दलबल के साथ नामांकन दाखिल किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने राजनांदगांव विधानसभा के स्टेट हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने जनता से अपील की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामांकन रैली निकाली गयी। इस रैली में राजनांदगांव जिले के 4 विधानसभा सीट के प्रत्याशियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। इस रैली में राजनांदगांव विधानसभा सीट से डॉक्टर रमन सिंह, डोंगरगढ़ विधानसभा सीट से विनोद खांडेकर, डोंगरगांव विधानसभा सीट से भरत वर्मा, खुज्जी विधानसभा सीट से गीता घासी साहू ने जिला कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मोदी जी और जेपी नड्डा जी और पूरे संगठन के सभी पदाधिकारी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और इस जिम्मेदारी को हम पूरा निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज लगभग माननीय मोदी जी द्वारा, जेपी नड्डा जी द्वारा और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम सभी को, आपने देखा कि 21 लोगों का जो प्रत्याशी टिकट डिक्लेयर हुआ, उनमें मैं भी शामिल थी और कहीं ना कहीं हमें भरपूर 2 महीने का भरपूर टाइम मिला है और इन 2 महीने में मैंने बहुत अच्छे से दौरा किया है, लोगों से जनसंपर्क किया है। जनसंपर्क में यही बात उभर के आती है कि 15 साल से वहाँ विकास नहीं हुआ। मैं तो ये कहूंगी कि हमारा विधानसभा विकास विहीन है। आज सड़क की बात करें, स्कूल भवन की बात करें या शिक्षक की बात करें, इसके लिए किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है और ना ही हमारे क्षेत्र में कोई नया पुल, पुलिया या सड़क, नाली निर्माण ऐसा किसी प्रकार का जो होना चाहिए हमारे क्षेत्र में वो नहीं हो पाया। मैं तो यही मानूंगी कि उन्होंने केवल 10 साल टाइम पास ही किया है, क्योंकि 10 साल में अगर वो करते तो आज कहीं ना कहीं हमें जनता की ओर से इतना आशीर्वाद नहीं मिलता और हमारे क्षेत्र में जिस तरह से हम जब दौरा किए और स्वयं देखे कि वहाँ पे न रोड बनी है, ना स्कूल का ठीक से वहाँ पे स्कूल भी नहीं बना है, ना शिक्षकों की किसी प्रकार की, वहाँ पे आप देखेंगे कि शिक्षकों की बहुत कमी हमारे क्षेत्र में। तो ये सभी चीजें जो है वो जनता आज जागरूक हो चुके हैं और ये पुरानी बात है जो 10 साल उन्होंने काम किया। मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि 10 साल उन्होंने निष्क्रिय विधायक के रूप में काम किया। जी वहाँ अब देखिए होता क्या है कि विधायक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने क्षेत्र का कितना विकास कर सकते हैं, वो कितना काम लेकर के आ सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए। देश के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी आज नामांकन रैली में, नामांकन के सभा में उपस्थित थे और सभा के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आज जो उत्साह हम सब लोगों को देखने को मिला है, पूरे क्षेत्र में वातावरण अच्छा निर्मित हो चुके हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेंगे। मैं पूरे डोंगरगांव के मतदाताओं भाई बहनों से पूरे आश्वस्त हूं कि 10 साल से वहां कांग्रेस के विधायक है, निष्क्रिय विधायक है, लगातार क्षेत्र में भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि क्षेत्र के मतदाता परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन के बेरे में आने वाले समय में हम सब लोगों को अपने बेटा के रूप में, भाई के रूप में, सेवक के रूप में वहां के मतदाता समर्थन देंगे। यही अपील आप सब लोगों को आप लोगों को मालूम है शिक्षा अनुदान की राशि किसको मिलना चाहिए। आप ही लोगों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, पैसा किसका है? गरीब का पैसा है, गरीब को मिलना चाहिए। क्या अपने पत्नी को कोई समूह बना के पैसा देना चाहिए गरीब का? ये भ्रष्टाचार है। आप लोग को अब देखना चाहिए जाके डोंगरगांव में जो अभी रोड बन रहा है 38 करोड़ का, वो रोड क्योंकि 1 मीटर गड्ढा होना चाहिए, 6 मीटर में करके वो बेस करके वो काम कर रहे हैं और उसका 40 मीटर दूरी होना चाहिए। वो अपने आदमी के लाभ पहुंचाने के लिए वो 35 मीटर 30 मीटर कर रहे हैं। क्या ऐसे विधायक को वहां के मतदाता चुनेंगे? वहीं विशाल जनसमूह के साथ बाजे गाजे से नामांकन दाखिल करने पहुंची भाजपा ने यहां अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया।
ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत किया। राजनांदगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरीश देवांगन को राजनांदगांव विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद गिरीश देवांगन राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे के साथ फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। राजनांदगांव विधानसभा पहुंचे गिरीश देवांगन ने कहा कि वे जनता के बीच भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं और कांग्रेस के किए कार्यों को लेकर जाएंगे। वहीं बाहरी प्रत्याशी के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि राजनांदगांव से उनका गहरा नाता है, वह यहाँ के भांजे हैं और सतत राजनांदगांव से जुड़े रहे हैं। देखिए, एक छोटा सा मैं कार्यकर्ता हूँ, इसके ऊपर आला कमान ने और छत्तीसगढ़ के नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया है और राजनांदगांव में मुझे लड़ने के लिए उम्मीदवार बनाया। ठीक है, यहाँ के रोड मैप की जहाँ तक बात है, देखिए राजनांदगांव में जो 15 साल के मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ में जिस गति से विकास होना था वो विकास अधूरा है। जहाँ पर रोजगार के साधन सृजित करने थे वो नहीं हुआ है। ये बहुत अखरने वाली बात है। तो हम लोग तो यहाँ जो हमारे साथी हैं, जिनके साथ रात और दिन मैं काम करता हूँ, कोई आज की ही बात नहीं, वर्षों से हम सब साथ में काम कर रहे हैं। पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मैं आज भी एक कार्यकर्ता ही हूँ। हमेशा एक कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी में जो भी भूमिका तय की जाती है, उस भूमिका में हम लोग जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं। और हमेशा हमारे नेताओं ने ये सिखाया है कि जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती है उसको परिणाम तक ले जाना चाहिए। तो आप मान के चलिए कि यहाँ के साथियों की मेहनत से और जनता के बीच जो 5 साल से माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और सफलता हासिल होगी। देखिए, दिवा सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। छत्तीसगढ़ की जनता को, रमन सिंह जी को ये बताना चाहिए कि 15 साल के शासन काल में, कुशासन में पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं था। खुद उन्होंने उद्बोधन में अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि कमीशन खोरी बंद कर दो। जब वो कमीशन खोरी उनके साथी कर रहे थे तो वो कौन हुए? कमीशन खोरों के क्या मुखिया हुए? इसका जवाब उनको देना चाहिए। जहाँ तक किसानों को छलने की बात है, रमन सिंह ने लगातार किसानों के बोनस को दबाया, लगातार किसानों के साथ छल किया। 2100 रुपया और 300 रुपया बोनस देने की बात उन्होंने की, आज तक उसका पता नहीं है, इसीलिए जनता ने उन्हें नकारा है। दूसरी बात, जहाँ एक और छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की देना चाहती है, वहाँ दूसरी तरफ ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, नरेंद्र मोदी जी के शासन आने के बाद स्पष्ट निर्देश है कि किसानों को यदि बोनस दोगे तो आपका एक दाना चावल नहीं खरीदा जाएगा। ये भाजपा का चरित्र है और ये रमन सिंह जी का चेहरा है। किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? गिरीश देवांगन एक पार्टी का कार्यकर्ता पर है। गिरीश देवांगन के पास पंजा का निशान है। पंजा के निशान के यहाँ हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, वो उनको पटक नहीं देगी, ये समय बताएगा। देखिए, ये चुनावी प्रक्रिया में बहुत सारे हमारे वरिष्ठ लोग, देश के अलग अलग पार्टी के वरिष्ठ लोग आते रहते हैं। एक प्रक्रिया है। मैं ये भी सुना हूँ कि रमन सिंह जी भी इस चीज़ को बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं। मैं तो लगातार बचपन से यहाँ आ रहा हूँ। मैं राजनांदगांव का भांजा हूँ, लगातार साथियों के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी कहीं कोई मंशा नहीं थी, लेकिन पार्टी ने, आला कमान ने तय किया है तो जवाबदारी मैं निभाऊंगा। मैं कहाँ से बाहरी हो गया? सभी साथी हम लोग एक दूसरे जुड़े हुए हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है जिसके हम लोग सदस्य हैं, जिसमें कोई बाहरी नहीं होता है। जिस प्रकार से परिवार के बहुत सारे लोग अन्य अन्य स्थान पर रह के अपना जीविकोपार्जन या कार्य करते हैं, उसी प्रकार से मैं खेती किसानी करता हूँ, अपने गाँव में करता हूँ। लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र पूरा प्रदेश है। जहाँ मुझे पार्टी भेजती है, जिस काम के लिए भेजती है, चाहे काम छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, मैं उसे करता हूँ। और ये तो मेरा मामा गांव है, मैं यहाँ का भांजा हूँ।
भगवान राम भी छत्तीसगढ़ के भांजा है। हम लोग छत्तीसगढ़ की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। किसान का बेटा हूँ, किसानों के दर्द को समझता हूँ, आदियों की तकलीफ को समझता हूँ और उस दिशा में हम लोग काम। देखिए, शराबबंदी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कई बार कहा है कि 7 राज्यों से जुड़ा हुआ प्रदेश है। 7 राज्यों से जुड़े हुए प्रदेश की वजह से एकदम से दारूबंदी नहीं की जाती, उसके वो समय समय बढ़ रहे हैं जब तक समाज, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है। देखिए, समाज में बहुत सारे समाजों में इस प्रकार के प्रतिबंध भी हैं, वहाँ रोक लगी हुई है। जब तक सामाजिक संगठन में जागरूकता नहीं आएगी, विभिन्न यहाँ जो हमारे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हम लोग की जो जीवन शैली है, उसमें भी इस प्रकार की आवश्यकता रहती है, उन सबको समझते हुए कदम उठाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है किसी की मौत के एवज में मैं शराबबंदी करूं और किसी की जान जाए, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। इसमें नशा मुक्ति केंद्र और विभिन्न प्रकार के काम करने की तैयारी। कांग्रेस प्रत्याशी के राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर उनके स्वागत के लिए शहर के इमाम चौक पर कांग्रेसी इकट्ठा हुए और उन्हें साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान गिरीश देवांगन ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 15 लाख की ठगी मामले में भाजपा युवा मोर्चा के नेता राहुल परिहार हुआ गिरफ्तार। 1 साल पहले हुआ था केस दर्ज। दुर्ग पुलिस ने छत्तीसगढ़ भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राहुल परिहार को ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। उसने अपने दोस्त दीपक मदान के साथ 15 लाख रुपए की ठगी की है। पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। दरअसल जामुल इंडस्ट्रियल एरिया में लघु उद्योग चलाने वाले दीपक मदान ने राहुल परिहार के खिलाफ जून 2023 में धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। आरोपी राहुल सेकेंड हैंड कार खरीदी बिक्री का काम करता है। उसने बिजनेस में अच्छी कमाई का झांसा देकर दीपक को अपनी चपेट में लिया। इसके बाद दीपक राहुल की बातों में आ गया और उसने बिजनेस के लिए 15 लाख रुपए दे दिए। इन सब के बाद जब कांग्रेसियों ने मामले की शिकायत दुर्ग एसएसपी राम गोपाल गर्ग से की, जिसके बाद जामुल टीआई को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया गया। इसके बाद जामुल पुलिस ने रविवार सुबह राहुल को उसके घर से गिरफ्तार किया। थाना जामुल में अपराध क्रमांक 219-420-506 में राहुल परिहार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के द्वारा दीपक मदान नाम के प्रार्थी से गाड़ी खरीदी बिक्री के नाम से 15 लाख रुपए ठगी की गई थी, जिसके संबंध में एफआईआर था, उसमें गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई 3 सिरसा गेट में 18 तारीख को अमित जोगी का होगा आगमन, जिसमें 10,000 से अधिक कार्यकर्ता जोगी कांग्रेस में प्रवेश करेंगे। भिलाई 3 चरोदा सिरसा गेट में अमित जोगी का आगमन होगा, जो कि भव्य आयोजन होगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के द्वारा अहिवारा विधानसभा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जहां 10,000 से अधिक कार्यकर्ता जोगी कांग्रेस में प्रवेश करेंगे, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के नेता, विभिन्न सामाजिक संगठन के पदाधिकारी और प्रमुखगण, ऐसी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे, जिसका सीधा ताल्लुक अहिवारा विधानसभा से है। ऐसे लोग जनता कांग्रेस पर भरोसा जताते हुए जेसीसी में प्रवेश करेंगे। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम पहले मंगल भवन के सामने वाले ग्राउंड भिलाई 3 में होना था, जिसको दबाव पूर्वक उस जगह की अनुमति नहीं दी गई, जो कि अब एक निजी भवन रुक्मणी पैलेस में आयोजित किया जाएगा। ईश्वर उपाध्याय ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए बड़ी अनुचित बात है कि अगर कोई भी पार्टी अपना आयोजन बड़े पैमाने में करना चाह रही है और उसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र करके उसे रुकवाने का काम किया जा रहा है, तो वो सही नहीं है। भिलाई 3 चरोदा सिरसा गेट के पास में माननीय अमित जोगी जी का आगमन हो रहा है 18 तारीख को, और काफी भव्य, काफी बड़ा ये आयोजन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का अहिवारा विधानसभा को ध्यान में रखकर यह आयोजन किया जा रहा है, जहाँ 10,000 से अधिक लोग जोगी कांग्रेस में प्रवेश करने वाले हैं, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के नेता, विभिन्न सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, विभिन्न समाज से जुड़े पदाधिकारी और प्रमुखगण, ऐसे बड़ी संख्या में 10,000 से अधिक लोग, जो जिसका सीधा ताल्लुक अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से, ऐसे लोग जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे जो हमारी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हल चलाता निशान पर भरोसा जताते हुए जनता कांग्रेस प्रवेश कर। और रही बात, यह आयोजन पहले मंगल भवन के सामने भिलाई 3 में होना था, जिसमें दबाव पूर्वक, अब किसका दबाव है मैं ये नहीं कह सकता, जनता समझदार है,
जिसके कहने से वहाँ पे वो मंगल भवन के सामने जो बड़ा ग्राउंड है वो उसका अनुमति हमें नहीं दिया गया है। इस कारण एक निजी भवन में हमें यह आयोजन करना पड़ रहा है, एक निजी ग्राउंड में। उसको रुक्मणी पैलेस करके एक जगह है जिसको हमने किराए पे लिया है और वहाँ पे फिर हम ये आयोजन करने जा रहे हैं। पर यह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अनुचित चीज है कि यदि कोई भी पार्टी अपना आयोजन एक बड़े भव्य पैमाने पे करना चाह रहे हैं और उसमें राजनीतिक षड्यंत्र करके उसकी अनुमति को रुकवाने का काम यदि किया जा रहा है तो ये अनुचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आम आदमी पार्टी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के दुर्ग जिला सचिव एवं दुर्ग ग्रामीण उम्मीदवार संजीत विश्वकर्मा ने अपने स्टेशन मरोदा स्थित निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खास बैठक रखी। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए संजीत विश्वकर्मा ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल व प्रदेश प्रभारी संजीव झा का धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे दुर्ग ग्रामीण का उम्मीदवार बनाया गया है, जिस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इस मौके पर संजीत विश्वकर्मा दिल्ली एवं पंजाब की कामयाबी व अन्य अंचलों पर आम आदमी पार्टी के इस्टेब्लिश होने का गुणगान करते दिखाई दिए। देखिए, आम आदमी पार्टी इस बार जनता के बीच में जनता की सुविधाओं को देखते हुए, जनता के साथ जो सुविधा मिलनी चाहिए उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी जनता के बीच जा रही है। और जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में और पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों की सुविधाओं में बिजली, पानी और रोजगार को लेकर जिस तरह से काम किया गया है, उसी तरीके से इस बार छत्तीसगढ़ में भी उन्हीं गारंटियों के साथ में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव पूरे 90 विधानसभा सीटों पर लड़ रही है। और आज से 2 दिन पहले मुझे ठीक दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके लिए मैं हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व और माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, डॉक्टर संदीप पाठक जी, माननीय प्रदेश प्रभारी श्री संजीव झा जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री कोमल लपेटी जी के साथ साथ दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिनके प्रयासों से और जिनकी वजह से आज मैं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में प्रत्याशी बना हूं। निश्चित ही आम आदमी पार्टी के खाते में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की सीट जीत के रूप में दर्ज होगी। देखिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस या भाजपा को बड़ी चुनौती नहीं मानते हैं। आम आदमी पार्टी अपने काम के दम पर दिल्ली में 3 बार सत्ता में आ चुकी है। दिल्ली के काम को देखकर पंजाब की जनता ने पूरे बहुमत से आम आदमी पार्टी को पंजाब में मौका दिया है। गुजरात में भी 41 लाख लोगों ने वोट देकर आम आदमी पार्टी को गुजरात में बहुत ही प्यार दिया। आम आदमी पार्टी को गुजरात में भी 5 विधायक दिए हैं। गोवा में भी हमारे 2 विधायक हैं। मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी के मेयर हैं। यहाँ तक कि चंडीगढ़ में भी हमारे 14 पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी अपने काम के दम पर चुनाव लड़ती है, ना कि सामने खड़ा कौन है चुनाव में, इस बात को ध्यान रखती है। सामने अगर मोदी जी भी खड़े होंगे तो आम आदमी पार्टी का कोई भी एक साधारण सा कार्यकर्ता उसे चुनाव लड़कर जीतने की क्षमता रखता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब का चुनाव है, जहाँ पे चन्नी जैसे लोगों को भी एक साधारण से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने चुनाव में हराया है। देखिए, गारंटी इसलिए है कि देखिए, कांग्रेस और भाजपा जो आज तक जनता के बीच में घोषणा पत्र के रूप में पॉम्पलेट ले जाकर लोगों के घर में छोड़ के आ जाती है, उसमें लिखे हुए वादे जो होते हैं कभी धरातल पे या फिर मौके पे कभी पूरे नहीं होते। आम आदमी पार्टी की जो गारंटी है, गारंटी पत्र उसे इसलिए कहा जाता है कि केजरीवाल जी ने आज तक जितनी भी गारंटियां दी हैं, चाहे दिल्ली में वो 300 यूनिट बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, या फिर स्वास्थ्य को लेकर बात हो, या फिर युवाओं के रोजगार से संबंधित बात हो, संविदा कर्मचारियों के परमानेंट नियुक्ति की बात है, इन सभी बातों पे केजरीवाल जी ने जितना कमिटमेंट किया वो पूरा करके दिखाया है। आज दिल्ली में ये सारी बातों पे काम हो रहा है और पंजाब में उसी स्तर पर काम हो रहा है। सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात कि एजुकेशन हमारा कितना बेहतर है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज से लगभग 7 वर्ष पहले दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल से 32 एनडीए के छात्रों का सिलेक्शन हुआ। आज उसी इस शिक्षा प्रणाली को छत्तीसगढ़ में लाने के लिए, स्वास्थ्य की उस व्यवस्था को छत्तीसगढ़ में लाने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही ज्यादा ठगी जा चुकी है अब तक, अब उन्हें न्याय का मौका मिला है। इस बार छत्तीसगढ़ में निश्चित ही आम आदमी पार्टी को यहाँ की जनता मौका देने वाली है और हमारे कार्यकर्ता बहुत ही मजबूती से दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में कार्य करने में लगे हुए हैं। इस बार सामने कोई भी खड़ा हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect
for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ऑनलाइन सट्टा मामले में ईडी ने सोमवार की सुबह दुर्ग भिलाई में बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम में सफाई का बड़ा ठेकेदार नेहरू नगर ईस्ट निवासी दीपक सावलानी उर्फ जयदीप के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। ईडी एक बार फिर सक्रिय हो गई है। इसी के तहत महादेव ऐप के संचालक का पार्टनर बनकर नेहरू नगर चौक पर डिल्लन होटल के बाजू में चौपाटी चलाने वाले साथ ही सौरभ की जूस फैक्ट्री में पार्टनर के रूप में कार्य करने वाले दीपक सेलवानी के घर दबिश दी गई। आपको बता दें कि पिछले साल अपना नाम जयदीप बदलकर व पासपोर्ट बनवाकर दीपक दुबई गया था, जिस पर कार्रवाई जारी है। दीपक सेलवानी के घर सुबह 7 बजे टीम पहुंची। इसमें 3 से 4 अफसर थे। दीपक के भाई की मोबाइल दुकान आकाशगंगा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने जारी की है 30 उम्मीदवारों की सूची। सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर पाटन विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ में होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन 30 उम्मीदवारों की नाम की घोषणा की है। उनमें से एक नाम है भूपेश बघेल का, जिन्हें पार्टी में एक बार फिर पाटन विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। सीएम भूपेश बघेल अब अपने भतीजे विजय बघेल को चुनावी मैदान में टक्कर देंगे। सीएम भूपेश बघेल के नाम की घोषणा होने के बाद भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र से स्थित प्रसिद्ध महामाया मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां महामाया की पूजा अर्चना की। इसके बाद हुई मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, पार्टी ने मुझ पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और मैं उसमें खरा उतरूंगा। इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 75 पार सीट लेकर आएगी। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन और पूरे देश में बहुत ही श्रद्धा पूर्वक लोग जगराता भी करते हैं, माता रानी की सेवा भी करते हैं, उपवास भी करते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में अखंड ज्योत और जवारा भी बोने की परंपरा, तो सभी जगह जो जलाया जा रहा है, सेवक सभी जगह दिन भर सेवा करेंगे माता रानी की। तो ये शारदीय नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। और आज ही कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है और इसमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया लोगों की मिल रही है और सभी सीट हमारे जीतने योग्य है। पितृपक्ष में जारी नहीं करना था, ये सब लोगों ने तय किया था। और नवरात्रि के पहले दिन जे बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि दूसरे सीट खोज रहे हैं, उन सब का मुंह बंद हो गया। पाटन ने हमेशा, यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। इस समय भी मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद, समर्थन
आप एक कांग्रेस पार्टी को और प्रत्याशी के रूप में मुझे मिला। देखिए, जहाँ तक पाटन की बात है, पाटन में पिछले समय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ा था, तब सभी कार्यकर्ता ये लड़ाई लड़े थे। उस समय भी मैंने नामांकन भरा और पूरी लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ा। इस समय कार्यकर्ता तो लड़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ किसान है, मजदूर है, महिला है, युवा है, सभी लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आम जनता लड़ाई लड़ रही है, पाटन की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी अपना किसी भी प्रत्याशी बनाए, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं। लेकिन ये है कि मुझे पाटन के मतदाता पर, पाटन के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है। इस समय तो 75 पार है, ये तो पार्टी तय करती है। पार्टी के रायशुमारी भी होती है और सर्वे भी कराया जाता है, और उस आधार पे नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो पार्टी ने इसमें 8 लोगों की टिकट बदली है। रमन सिंह के 15 साल कुशासन को लोग भूले नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि लड़ाई तो राज्य की है। और रमन सिंह, फिर कितना भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि रमन सिंह कोई चेहरा नहीं है, लेकिन जो टिकट बटा तो रमन सिंह ही नहीं बांटा है। और रमन सिंह के बांटने का मतलब ये है कि अमन सिंह है उसके पीछे, और अमन सिंह है मतलब उसके पीछे अडानी है, और अडानी फिर विश्वगुरु। तो ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की निगाह नहीं बल्कि अडानी की निगाह छत्तीसगढ़ के खदानों पर है। भाई, टिकट नहीं मिलने से निश्चित रूप से लोगों में थोड़ी सी नाखुशी होती है, लेकिन सब साथी हैं, हमारे साथी हैं, उसको सबको मना लेंगे। पार्टी में उसको जिम्मेदारी भी दी जाएगी, सरकार में आएंगे तो पर भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उनके अनुभव का लाभ हम लोग लेंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी टिकट कट गई इसका मतलब ये थोड़ी कि दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंक दें। हमारी पार्टी में सबको स्थान मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आत्मानंद स्कूल के शिक्षिका ने अपने ही स्कूल के शिक्षक पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है। दुर्ग के आत्मानंद स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका ने अपने ही शाला के शिक्षक पर यौन उत्पीड़न की नियत से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि घटना की शिकायत जब प्राचार्य से की तो प्राचार्य ने पीड़िता का साथ देने के बजाय आरोपी का पक्ष लिया, जिसके बाद पीड़िता ने दुर्ग सिटी कोतवाली थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। मामले में दुर्ग कोतवाली टीआई महेश ध्रुव का कहना है कि मामले की जांच विशाखा कमेटी द्वारा की जा रही है। यदि आरोप सिद्ध होता है तो कार्रवाई अवश्य की जाएगी। ये 12 अक्टूबर को एक जेआरडी स्कूल में एक शिक्षिका है पीड़िता ने, जिसने एक लिखित में हमको शिकायत दिया है कि उसके खिलाफ में इसके साथ में कोई छेड़खानी हुई है करके। वहीं का एक स्टाफ है जो छेड़खानी किया है करके, और उसने इसके अलावा डीओ ऑफिस में भी इसके संबंध में शिकायत दिया है। तो अभी विशाखा कमेटी इसके ऊपर जांच कर रही है। जांच आने के बाद में, और पीड़िता ने हम लोगों को बताया था कि उसने प्रिंसिपल के पास में भी गई थी करके, और सीसीटीवी फुटेज के संबंध में बताया था। तो सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के द्वारा जाके चेक किया गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी पहले से बंद था। और प्रिंसिपल के जब पास में गया तो प्रिंसिपल का कहना ये था कि मेरे पास में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है करके। विशाखा कमेटी अभी जांच कर रही है, उनके जांच के उपरांत ही फिर हम आगे कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। के अंदर में आ जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। थाना सुपेला क्षेत्र में 128 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग जिले में नशे के खिलाफ मुहिम चलाने व कार्रवाई हेतु नशे के कारोबारियों की पतासाजी कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके बाद दुर्ग पुलिस द्वारा एक विशेष टीम का गठन कर नशे के कारोबारियों पर सतत निगाह रखी जा रही थी। विशेष सूत्र भी लगाए गए थे। इसी दौरान एसीसीयू की टीम को विशेष सूत्रों से पता चला कि सुधीर एक्सरे गली महेंद्र शोरूम सुपेला के पास 2 व्यक्ति एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल में अवैध रूप से लाभ अर्जित करने हेतु मादक पदार्थ ब्राउन शुगर को 9 युवकों को बिक्री कर रहे हैं। इसी सूचना पर सुधीर एक्सरे गली महेंद्र शोरूम सुपेला के आसपास घेराबंदी कर श्याम सिंह उर्फ बाबा एवं सूरज अग्रवाल को पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 128 नग पुड़िया में 14 ग्राम 22 मिलीग्राम ब्राउन शुगर कीमती करीबन 1,40,000 रुपए एवं नकदी रकम 1,850 रुपए। घटना में प्रयुक्त एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल कीमती लगभग 80,000 रुपए, जुमला कीमती तकरीबन 2,21,850 रुपए को बरामद कर जब्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये सूचक रामचंद्र साहू जो निवासी कंडक्टर कॉलोनी पशु चिकित्सालय के सामने के हैं, उनके द्वारा थाना घोषिता कर सूचना दिया गया कि उनकी 16 वर्षीय जो पुत्री है उसके द्वारा घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया। की सूचना पर पुलिस के द्वारा पंचनामा कार्रवाई करते हुए मर कायम करने के उपरांत पे जांच की गई। जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि बच्ची को उसकी मां ने किसी बात पर डांट दिया था, जिससे रुष्ट होकर वो उसके द्वारा आत्महत्या कर लिया गया है। मर की जाँच जारी है।
ये दो आरोपी हैं, श्याम सिंह और सूरज अग्रवाल, निवासी खैरागढ़ का है और अभी वर्तमान में कैंप 2 में रह रहे थे ये लोग। कि इनके बारे में सूचना मिली कि ये लोग महिंद्रा शोरूम के आसपास में ब्राउन शुगर की पुड़िया अपने पास में रखकर बिक्री कर रहे हैं। कि सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा मौके पर रेड किया गया। रेड करने पर उनके पास से कुल 14 ग्राम 22 मिलीग्राम, जो कि कीमती करीब 1,40,000 का हो जाता है, 128 पुड़िया ब्राउन शुगर इनसे जब्त किया गया। इनके विरुद्ध में NDPS की धाराओं पर अपराध दर्ज करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी कर मामले में प्रस्तुत की। टोटल 1,40,000 के आसपास का आकलन हमने किया है, जो कीमती मार्केट में होता है। अब तक जो प्राथमिक पूछताछ में बताया कि नागपुर के पास से कहीं से ये लाते हैं और यहाँ बिक्री करते थे, पूर्व में भी ऐसा करते रहे हैं, कि उसमें भी विवेचना जारी है और आगे भी इसका लिंक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता KS चौहान ने बताया भाजपा की जीत का मंत्र। नमस्कार, मैं आपके साथ सुरभि, आपका स्वागत है ग्रैंड न्यूज के खास कार्यक्रम रूबरू में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता KS चौहान जी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सर से ही जानेंगे कि इस बार भाजपा की क्या जो है रणनीति होने वाली है इस चुनाव में, क्या जो है इनका जीत का जो मंत्र होने वाला है। सर, बताएंगे इस बार आप लोगों की क्या रणनीति है भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी की एक ही रणनीति रहती है जी, और वो रहता है विकास, और वो जनता के लिए रहता है। जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और वही उसकी विचारधारा है जी। अब सरकारी संसाधनों का सरकारी उपयोग जनता के लिए कैसे उचित उपयोग हो सके, न्यायोचित उपयोग हो सके, वही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी अग्रसर रहती है और हर उनका कदम जो रहता है वो उसी के लिए रहता है। आप ऐसा क्या मानते हैं जो 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से जो गलतियां हुई थी, जो इस बार भाजपा वापस नहीं दोहराएगी? भारतीय जनता पार्टी से गलतियां नहीं हुई थी। नहीं, मतलब चुनाव जो है 15 साल के शासन के बाद अचानक से कांग्रेस की सरकार बनना, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चूक रही होगी। जब तो आप देखते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया उप मुख्यमंत्री जी से जी। तो उन्होंने ये बोला कि क्या एंटी इनकम्पेंसी एक कारण था कि जो 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई? तो उन्होंने बोला था कि एंटी इनकम्पेंसी सिर्फ 25% ही हाथ था और 50% जो हाथ था वो था घोषणा पत्र। जो घोषणा पत्र पूरा ना होने के कारण उन्होंने एक डिपार्टमेंट से इस्तीफा भी दे दिया जी। वो खुद अपनी नैतिक जवाबदारी इसको समझते थे, लेकिन उसके बाद वो जब चीजें पूरी नहीं हो रही थी और उन्हीं का वक्तव्य है कि 36 में से 12 घोषणा पत्र में काम चल रहा है और 12 घोषणा पत्र में तो 12 घोषणा में तो हमने हाथ भी नहीं लगाया है, ये उनका वक्तव्य है। आज जब आपने झूठे वादे करके जी। वोट बटोरने का काम किया, आपने शराबबंदी का दिया, शराबबंदी का बोला, अनियमित कर वादा खिलाफी किया, अनियमित कर्मचारियों का बोला, आपने एक रूम हर श्रमिक को देने का वादा किया, आपने 200 फूड पार्क देने का वादा किया, 1500 विधवा पेंशन देने का वादा किया, 1500 और वृद्धा पेंशन का वादा किया, स्व सहायता समूह की महिलाओं का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया, आपने 10 लाख युवाओं से ये वादा किया कि 2500 बेरोजगारी भत्ता देंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। विपक्ष का ऐसा आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो है अभी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, वो केंद्र में बैठे जो नेता हैं उनका जो सहारा लेते हैं प्रदेश में अपना जीत पाने के लिए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, इनका ये कोई नैतिक दायित्व तो नहीं है ये बोलना। और जब हम जनता के पास जाते हैं, पहली बात तो ये है कि ये सवाल किसका है? ये सवाल जनता का नहीं है जी। जब हम अपनी जो चीजों को लेके जब हम जनता के बीच में जाते हैं, जब उनकी वादा खिलाफी, उनकी जो भ्रष्टाचार है और जो उनका आतंक है और जो इनकी विफलताएं हैं, हम अगर जब बताते हैं तो जनता ये नहीं बोलती है कि तुम्हारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, पहले ये तो बता दो, फिर आप उनकी वादा खिलाफी और ये गिनवाना। या हम जब अपना काम लेके जाते हैं कि 15 साल में हमने ये किया है और मोदी सरकार अभी केंद्र सरकार हमारे लिए ये कर रही है, तो उन लोग ये नहीं पूछते हैं कि आपका चेहरा कौन सा है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा रहता है, वो है काम।
नाम में विश्वास नहीं रखती, व्यक्ति में विश्वास नहीं रखती, व्यवस्था में विश्वास रखती है, परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती, राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है। और दूसरी बात, जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनका कौन सा चेहरा था 2018 में? कौन सा चेहरा था? उनका कोई चेहरा नहीं था। और जब चुनाव आपने जीत भी लिया उसके बाद भी आपके 4-4 चेहरे थे और आपने दिग्भ्रमित करके कि मतलब एक वर्ग को लुभाने के लिए एक चेहरा सामने कर दिया, दूसरे वर्ग को लुभाने के लिए दूसरा चेहरा सामने कर दिया, तीसरे वर्ग को लुभाने के लिए तीसरा, और ऐसे करके 4 वर्ग को लुभाने के लिए 4-4 आपने चेहरे रखे और वोट बटोरे। उसके बाद आपने धोखा दिया लोगों को। और उसके बाद ये मेरे को बताइए कि आपका केंद्र में कौन सा चेहरा है? नहीं है जी। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ काम के चेहरे पे ही, काम के आधार पे ही जनता के बीच में जाती है और काम ही उसका चेहरा है। जो कांग्रेस के नेता है उनका कहना है कि बछड़ू और जो है सांड आमने सामने है पाटन विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि अब तो वहां के भी प्रत्याशी तय हो गए। एक और जो है भाजपा से विजय बघेल जी है, तो दूसरी ओर अब मुख्यमंत्री है वहां से जो चुनाव लड़ेंगे। तो इसे आप किस हिसाब से देखते हैं, कैसे टक्कर रहेगा यहाँ ये पर? साबित करना पड़ेगा कि बछड़ू कौन है और सांड कौन है। सबसे पहली बात ये बता दूं कि विजय बघेल जी लगभग 4 लाख वोटों से जीते थे और भारत में टॉप जो 10 की लिस्ट है जो ज्यादा मतों से जीते हैं उसमें से विजय बघेल जी का नाम शुमार है। छत्तीसगढ़ में सबसे टॉप में विजय बघेल जी ने मतों से जीत हासिल की थी सांसद में। आप भी तो सांसद लड़े थे, भूपेश बघेल जी तो भी सांसद लड़े थे ना, वो कौन सा जीत गए थे? वो तो हार गए थे। अब बछड़ा कौन है और सांड कौन है ये बताइए। और दूसरी बात ये है कि आप जब भी विजय बघेल से जीते हैं, विजय बघेल जी 5 या 6% वोट से ही अंतराल में जीते हैं आप। दूसरी बात, विजय बघेल जी ने भी आपको पटकनी दी है जी, है ना। तो आप पहले बछड़ा और अपना सांड को ये रिकॉग्नाइज कर लें कि बछड़ा कौन है और सांड कौन है। भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे पहले अगर वो सरकार बनती है प्रदेश में तो पहला काम क्या करेगी जनता के हित में? हमेशा से जो करते आई है, हमेशा से करते आई है, हमेशा से जो करते आई है, विकास करेगी। और देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जहां पर जो लगेगा जनता के लिए जो सही है वो काम करेगी। अगर रोजगार के लिए 2,15,000 लगभग हम लोगों ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया था, आप 2,000 भी कर पाए क्या 5 साल में? जो हमने 4 साल में तो मुख्यमंत्री जी का तो कहना है कि वो सारी जो है निकाल रहे हैं रोजगार। मुख्यमंत्री जी सिर्फ बोर्ड में रोजगार निकाल रहे हैं। 5-5 लाख के उनके बोर्ड दिखाई देते हैं। जब सदन में उनसे पूछा गया कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया तो उन्होंने बोला 20,000 लोगों को रोजगार दिया, 20,000। और ये सदन में मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला है और 5 लाख के बोर्ड लगाते हैं वो सामने। तो ये तो इनकी चाल चरित्र चेहरा है जी। अभी जो अरुण होरा जी हैं दुर्ग शहर विधायक, उन पे आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा, इसे आप कैसे देखते हैं? वो तो हमेशा से उल्लंघन करते रहे हैं। कुछ बातें छुप जाती हैं, कुछ बातें छप जाती हैं। अभी ये बातें सामने आ गई हैं तो दिख रहा है, वो तो आज भी कर रहे होंगे उल्लंघन, वो छुप रही है। तो जो छप रही हैं वो तो पता चल जाता है, लेकिन जो छुप रही है वो उसका कोई पता ही नहीं है। हमेशा से करते आए हैं। इनका ईमान धर्म ही क्या है? सबसे बड़ी ये तो अपने पार्टी के नहीं हुए, अरे अपने पिताजी के नहीं हुए। उनके पिताजी के ऊपर आरोप लगा नेशनल हेराल्ड केस में, उसका वो खंडन नहीं कर पाए। तो ये जब अपने पिताजी के नहीं हो पाए तो जनता के क्या होंगे और देश के क्या होंगे और रूल्स के क्या होंगे? तो ये कुछ बातें छुप जाती हैं, कुछ जो बातें छप जाती हैं। जो छप गई हैं वो सामने आ गई हैं, जो छुप गई हैं वो अभी तक चल रही हैं। अरुण होरा जो पॉलिटिशियन में एक पॉलिटिक्स में जाना माना नाम है, इसे आप कैसे देखते हैं? आपको क्यों लगता है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रत्याशी जो है इस बार वो सरकार बनाएंगे दुर्ग शहर में? अरुण होरा जाना माना बेटा है, जाना माना प्रतिनिधि नहीं है जी। जाना माना बेटा है जिसको 3 बार, ये भारतवर्ष में पहली बार है कि वो एक ही केस होगा जो 3 बार लगातार हारने के बाद चौथी बार उनको टिकट मिलती है। तो ये जाना माना बच्चा हो सकता है, जाना माना परिवार का सदस्य हो सकता है, लेकिन जाना माना जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। जनप्रतिनिधि जो जनता ने 3 बार आपको नकारा, चौथी बार फिर आ गए आप। तो ये सरासर उनकी पार्टी के साथ भी गलत है। इसीलिए आज पार्टी के लोगों ने
27 लोगों ने उनके खिलाफ आवेदन दिया है हम खुद की टिकट लेने का। नहीं तो अगर उनको ही जनप्रतिनिधि, उनके दल वाले ही उनको नेता नहीं मानते हैं तो जनता क्या मानेगी उनको जी। और एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक चाय वाला बन जाता है। वो चाय पिलाने की सेवा और करते क्या है? घर में जाओ तो सिर्फ चाय पिलाते हैं, काम नहीं करते हो। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आपके साथ सुरभि और हमारे साथ थे KS चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। नमस्कार।